आज की इस वीडियो में हम डी फैक्टो और डी जोरे सॉवरेनिटी को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने सॉवरेनिटी को डिफाइन किया और सॉवरेनिटी के कुछ टाइप्स देखे जिनमें पॉपुलर सॉवरेनिटी, नॉमिनल सॉवरेनिटी एंड एक्चुअल सॉवरेनिटी। बट आज की वीडियो में हम डी फैक्टो और डी जोरे सॉवरेनिटी डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले इनकी मीनिंग डिस्कस करेंगे, देन हम इनकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन के बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि डी फैक्टो सॉवरेनिटी क्या है और डी जोरे सॉवरेनिटी क्या है। और लास्ट में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हाउ डज अ डी फैक्टो सॉवरन बिकम अ डी जोरे सॉवरन, कि किस तरह एक डी फैक्टो सॉवरन डी जोरे सॉवरन में कन्वर्ट होता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अब देखिए, डी जोरी और डी फैक्टो सॉवरेनिटी को डिफाइन करने से पहले आपको इन वर्ड्स की मीनिंग आनी चाहिए। डी जोरी और डी फैक्टो दोनों लैटिन टर्म्स है। डी जोरी का मतलब है, डी जोरी की मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ या बाय लॉ, और डी फैक्टो की मीनिंग है इन रियलिटी और इन प्रैक्टिस। देखिए, हो सकता है आपको ये समझ ना आया, बट जब हम इनको डिफाइन करेंगे, जब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या है, या बाय लॉ क्या है, या इन रियलिटी और इन प्रैक्टिस क्या है। ये जब हम इसको डिफाइन करेंगे तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको ये मीनिंग समझ आएगी। अब सबसे पहले अगर हम डी जूरे सॉवरेनिटी को एक्सप्लेन करें या इसको डिफाइन करें, देखिए डी जूरे सॉवरेनिटी मींस द अथॉरिटी ऑफ द रूलर और गवर्नमेंट विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज सुप्रीम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज सुप्रीम। इसका क्या मतलब? देखिए, इसको मैं सिंपल टर्म्स में आपको बता देता हूँ। डी जोरे जो सॉवरन है, उसको जो अथॉरिटी मिली है या उसको जो सुप्रीम पावर मिला है, वो किसने दिया है? वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसे, वो लॉ ने दिया है उसे। यानी डेफिनेशन में आप देख ले, वो कह रहा है कि डी जोरो सॉवरेनिटी मींस द अथॉरिटी ऑफ रूलर और गवर्नमेंट विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज सुप्रीम। इसी चीज को हमने यूं समझा कि डी जोरो सॉवरन की जो अथॉरिटी है और जो सुप्रीम पावर है, वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो उसे लॉ देती है। हो सकता है आपको यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो, बट जब हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तब ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। अब तो इसी के साथ एडिशनल पॉइंट एक और भी याद रखें, डी जोरो सॉवरन को हम लीगल सॉवरन भी कहते हैं। अब लीगल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको जो अथॉरिटी दी है या उसको जो सुप्रीम पावर दी है, वो किसने दिया है? लॉ ने दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। तो इसीलिए हम डी जोरो सॉवरन को तो इसीलिए हम डी जोरो सॉवरन को लीगल सॉवरन भी कहते हैं। तो डी जोरो सॉवरन को अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बता दूं कि जिसको अथॉरिटी और सुप्रीम पावर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन दे, उसे हम क्या कहते हैं? डी जोरो सॉवरन। अब डी फैक्टो सॉवरेनिटी, देखिए डी फैक्टो सॉवरेनिटी को हम डिफाइन कैसे करें? डी फैक्टो सॉवरेनिटी मींस द एक्चुअल कंट्रोल और पावर अ पर्सन और अ ग्रुप हैज। यानी यहाँ पर वर्ड देखिए, द एक्चुअल कंट्रोल or power a group, a person or a group has, even if they are not legally recognized। यानी वो सॉवरन डी फैक्टो वो सॉवरन होगा जो कि अगर लीगली रिकॉग्नाइज ना भी हो। लीगली रिकॉग्नाइज का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। जिसको अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ दे, उसे हम लीगली रिकॉग्नाइज कहते हैं। लीगली रिकॉग्नाइज अगर ना भी हो, डी फैक्टो सॉवरन कौन होगा? अगर वो लीगली रिकॉग्नाइज ना भी हो, बट फिर भी उसके पास पावर हो, फिर भी उसके पास कंट्रोल हो, हम उसे डी फैक्टो सॉवरन कहेंगे। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि अ सॉवरन विच इज एक्चुअली ओबेड। अब डी फैक्टो सॉवरेनिटी की डेफिनेशन एक बार फिर देख ली। डी फैक्टो सॉवरेनिटी मींस द एक्चुअल कंट्रोल, ये वर्ड याद रखें, द एक्चुअल कंट्रोल और पावर a person or a group has, even if they are not legally recognized। यानी डी फैक्टो सॉवरेनिटी में हम ये देखते हैं कि अगर वो लीगली रिकॉग्नाइज ना भी हो, फिर भी उसके पास सॉवरेनिटी होती है, फिर भी उसके पास सुप्रीम पावर होता है, फिर भी उसके पास अथॉरिटी होती है, फिर भी वो रियलिटी में या प्रैक्टिस में चीज़ों को वही कंट्रोल करता है। डिफरेंट एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करनी है। पहला एग्जाम्पल लीजिए अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि ये हम सब जानते हैं इसके बारे में, और हम इजीली इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस एग्जाम्पल के। देखिए, अफगानिस्तान में जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी थे, वो क्या थे? डी जोरे सॉवरन थे। यानी वो लीगल सॉवरन थे। यानी प्रेसिडेंट अशरफ गनी की जो अथॉरिटी थी और जो उसके पास जो पावर था, वो किसने दिया था उसे? उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ था, उसे लॉ ने वो पावर दिया हुआ था। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? डी जोरो सॉवरन।
बट होता क्या है, देखिए 2021 में यूएस जो फोर्सेस है वो विड्रॉ हो जाती है अफगानिस्तान से। यूएस फोर्सेस के विड्रॉ होने के साथ ही तालिबान काबुल को कंट्रोल कर लेते हैं, तालिबान अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए डी जोरो सोवन कौन है। अब यहाँ पर देखिए डी जोरो सोवन कौन है, प्रेसिडेंट अशरफ गनी। यूएस विड्रॉल के बाद 2021 के बाद कंट्रोल किसके पास आया, तालिबान के पास आया। तो अब तालिबान क्या बन गए, तालिबान डी फैक्टो सोवरन बन गए, क्योंकि अशरफ गनी तो अफगानिस्तान छोड़ के चले गए थे और कंट्रोल किसके हाथ में था, गवर्नमेंट किसके हाथ में था, तालिबान के हाथ में। तो हम तालिबान को क्या कहेंगे, डी फैक्टो सोवरन। क्यों डी फैक्टो सोवरन हम कह रहे हैं उसे, क्योंकि तालिबान के पास ही रियलिटी में, इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी पावर किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, तालिबान के पास है। सॉवरेनिटी किसके पास है, सॉवरन पावर किसके पास है, तालिबान के पास है। तो इसीलिए हम तालिबान को डी फैक्टो सॉवरन कहते हैं। एक बार फिर आप डेफिनेशन देखिए, फिर आपको ये एग्जांपल और अच्छे से समझ आएगा। डी फैक्टो सॉवरेनिटी में हमें क्या कहा था, डी फैक्टो सॉवरेनिटी मींस दैट द एक्चुअल कंट्रोल और पावर अ पर्सन और अ ग्रुप हैज इवन इफ दे आर नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड। तालिबान का एग्जांपल हमने देखा, तालिबान के पास क्या है, एक्चुअल कंट्रोल है, एक्चुअल पावर है। तालिबान को लीगली अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली, बट फिर भी वो सॉवरन है, डी फैक्टो सॉवरन है। डी जोरो सॉवरेनिटी क्या थी, डी जोरो सॉवरेनिटी मींस दैट द अथॉरिटी ऑफ द रूलर और गवर्नमेंट विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अशरफ गनी कौन थे, डी जोरो सॉवरन थे। उसकी अथॉरिटी को, उसको जो अथॉरिटी और जो सुप्रीम पावर मिला था वो किसके थ्रू मिला था, वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला था। तो अफगानिस्तान के इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये समझा कि किस तरह अशरफ गनी जो कि डी जोरो सॉवरन थे, 2021 यूएस फोर्सेस के विड्रॉल के बाद तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया और वो डी फैक्टो सॉवरन बन गए। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखेंगे, अगर इस एग्जाम्पल से भी आपको समझ नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको और चीज़ें क्लियर होगी। अब सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले हम इस एग्जाम्पल से एक चीज़ डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन ये है कि कुछ कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डी जोरी जो सॉवरन है उसे डी फैक्टो सॉवरन रिप्लेस कर देता है। यानी डी फैक्टो सॉवरन क्या करता है, डी जोरो सॉवरन को रिप्लेस कर देता है, या आप कह सकते हैं उसे हटा देता है। अब ये कैसे होता है, इस चीज़ को समझे। देखिए डी जोरो सॉवरन और डी फैक्टो सॉवरन, अगर किसी भी स्टेट में डी जोरो सॉवरन है और उस स्टेट में रिबिलियन हो जाए, उस स्टेट में रिवॉल्यूशंस हो जाए, उस स्टेट में वॉर हो, उस स्टेट में मिलिट्री कू हो जाए, या उस स्टेट में फॉरेन एग्रेशन हो, तो इन सारी सिचुएशंस में क्या होगा, जो डी जोरो सॉवरन है उसको डी फैक्टो सॉवरन रिप्लेस कर देगा। यानी अफगानिस्तान के एग्जाम्पल में हम देख रहे थे, अशरफ गनी क्या थे, डी जोरो सॉवरन थे, उनको रिप्लेस किया किसने, तालिबान ने। तालिबान ने उनके खिलाफ रिवोल्ट किया और उनको रिप्लेस किया। तालिबान खुद क्या बन गए, डी फैक्टो सॉवरन बन गए। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि तालिबान जो कि डी फैक्टो सॉवरन है और वो खुद को अब डी जोरो सॉवरन बनाने की कोशिश करेंगे। हर डी फैक्टो सॉवरन खुद को डी जोरो सॉवरन बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि डी जोरो सॉवरन का हमने डेफिनेशन देख चुके हैं कि डी जोरो सॉवरन कौन है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज सुप्रीम। यानी डी जोरो सॉवरन की जो अथॉरिटी है, जो उसका जो सुप्रीम पावर है, वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लॉ देता है वो उसे। तो डी फैक्टो सॉवरन क्या करेंगे, डी फैक्टो सॉवरन क्या, उनकी उनकी कोशिश क्या होती है कि वो खुद को डी जोरो सॉवरन बना दे। अब तालिबान की इसी एग्जांपल में हम देखेंगे तालिबान अब क्या करेंगे। तालिबान की यही कोशिश होगी कि वो तो डी फैक्टो सॉवरन है, तालिबान की कोशिश ये हुई कि वो डी जोरी सॉवरन बन जाए। अब इसके लिए वो दो काम करेंगे। फर्स्ट, वो ऐसे लॉज बनाएंगे जिससे, या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बिल्कुल नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, या ऐसे लॉज बनाएंगे जिनसे उनकी जो डी फैक्टो सॉवरेनिटी है उसको लेजिटिमेसी मिले। यानी तालिबान या अगर कोई भी डी फैक्टो सॉवरन हो, अगर वो ये कहे कि मैंने डी जोरो सॉवरन बनना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो ऐसे लॉज बनाएगा, वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देगा, या तो वह पहला पॉइंट तो है कि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देगा, सारी चीज़ें जो प्रीवियस जितनी भी चीज़ें उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा और नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देगा। उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो अपनी अथॉरिटी को लेजिटिमेसी देने के लिए वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, या कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यू लॉज बना देगा ताकि
अपनी अथॉरिटी को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करे। सेकेंडली वो क्या करेगा, ये जो डी फैक्टो सॉवरन है, डी फैक्टो सॉवरन ये करेगा कि उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। उसे क्या मिले? इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। तालिबान की कोशिश ये होगी कि उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। अब इसी चीज़ को अगर मैं सिंपली आप लोगों को बता दूं कि किस तरह डी फैक्टो सॉवरन डी जोरे सॉवरन बन जाएगा, तो उसके सिंपल 2 स्टेप्स थे। डी फैक्टो सॉवरन जो है वो नए लॉज़ बनाएगा, वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देगा और इसी के साथ वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन करने की कोशिश करेगा। इन 2 चीज़ों के बाद वो जो डी फैक्टो सॉवरन है, वो डी जोरे सॉवरन बन जाएगा। अब जब हम चाइना का एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा अगर इस पॉइंट में आपको कन्फ्यूज़न है। देखिए, चाइना के एग्ज़ाम्पल में हम सबसे पहले बेसिक इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि हुआ क्या था। देखिए, चाइना में 1927 से लेकर 1949 तक एक सिविल वॉर हुआ और वो सिविल वॉर चिंग काई शेक जो कि नेशनलिस्ट लीडर थे और माओ ज़ेडुंग जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे, इन दोनों के दरमियान ये सिविल वॉर हुआ। अब इस सिविल वॉर में और इस सिनेरियो में जो डी जोरी सॉवरन थे वो चिंग काई शेक थे। चिंग काई शेक जो कि नेशनलिस्ट लीडर थे और वो उस वक्त चाइना के रूलर थे। यानी जब वो उस वक्त चाइना के रूलर थे तो इट मींस वो क्या थे? वो डी जोरो सॉवरन थे। अब 1949 में माओ ज़ेडुंग जो कि कम्युनिस्ट लीडर है, उन्होंने इस नेशनलिस्ट लीडर चिंग काई शेक को हटा दिया पावर से। और जब चिंग काई शेक को पावर से हटा दिया जो कि डी जोरो सॉवरन था, जब उसे पावर से हटा दिया तो वो ताइवान चले गए। यानी वो भागकर ताइवान चले गए। उन्होंने चाइना को छोड़ दिया और ताइवान चले गए, क्योंकि ताइवान उस वक्त भी चाइना का ही पार्ट था। अब जब वो ताइवान चले गए तो चाइना का जो कंट्रोल है वो किसके पास था? वो माओ ज़ेडुंग के पास था। और माओ ज़ेडुंग एक कम्युनिस्ट लीडर थे और उन्होंने चाइना को कम्युनिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दी। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो समझने वाली पॉइंट है वो ये है कि माओ ज़ेडुंग क्या बने? डी फैक्टो सॉवरन बन गए। यानी जो चिंग काई शेक थे, जो डी जोरे सॉवरन थे, उसको हटा दिया गया और माओ ज़ेडुंग खुद बैठ गए। माओ ज़ेडुंग खुद रूलर बन गए चाइना के। हम माओ ज़ेडुंग को क्या कहेंगे? डी फैक्टो सॉवरन। अब क्वेश्चन यहाँ पर आप ये करेंगे कि माओ ज़ेडुंग को क्यों डी फैक्टो सॉवरन हम कह रहे हैं? माओ ज़ेडुंग को डी फैक्टो सॉवरन हम इसलिए कह रहे हैं कि माओ ज़ेडुंग को जो पावर मिला है और जो अथॉरिटी मिली है और वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के ऊपर बेस्ड नहीं है। वो माओ ज़ेडुंग ने खुद बाय फोर्स ली है। एज़ अ रिजल्ट ऑफ सिविल वॉर माओ ज़ेडुंग क्या बना? रूलर बना। किसका? चाइना का। और उसने शिकस्त दी किसको? चिंग काई शेक को, जो कि नेशनलिस्ट लीडर। अभी यहाँ पर माओ ज़ेडुंग क्या करेंगे? माओ ज़ेडुंग की कोशिश ये होगी कि वो खुद को डी जोरो सॉवरन बना दे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ ही देखिए, पहला स्टेप उन्होंने क्या किया? नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ ही सेकंड स्टेप या सेकंड जो जो कोशिश होगी उनकी, वो क्या होगी? वो ये थी कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले उसे। 19 1970s में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इनको रिकॉग्नाइज भी कर लिया और बाकी जो स्टेट थे जैसे रशिया और यूरोपियन स्टेट्स, उन्होंने भी चाइना को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया तो अब जो डी फैक्टो सॉवरन थे वो क्या बने हैं? डी जोरो सॉवरन। यानी आज जो कम्युनिस्ट लीडर है चाइना में, हम उन्हें क्या कहते हैं? डी जोरो सॉवरन। हम उन्हें डी फैक्टो सॉवरन नहीं कहते, क्योंकि क्योंकि उनकी जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड, वो लॉ के ऊपर बेस्ड। तो होप सो कि इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह डी